उच्चपुरा पाषाण काल 40,000 BC से 10,000 BC। 30,000 ईसा पूर्व के आसपास होमो सैपियंस मानव का विकास हुआ। होमो सैपियंस मानव अर्थात बुद्धिमान मानव या ज्ञानी मानव। होमो सैपियंस मानव को आधुनिक मानव का पूर्वज कहा जाता है। इस काल के मानव ने हरा, लाल, पीले रंगों का प्रयोग करके भीमबेटका की गुफा में 500 से अधिक शैल चित्रकारियाँ की हैं। इन चित्रों में अधिकांशतः आखेट अथवा शिकार की आकृतियाँ बनाई गई हैं। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश राज्य के रायसीन जिले में अब्दुल्लागंज नामक स्थान पर हैं। 1958 ईस्वी में BS वाडकर महोदय ने भीमबेटका की गुफा की खोज की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका की गुफा को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। बेलन नदी की घाटी इलाहाबाद में लोहदा नाले से अस्थ निर्मित बेलन नदी की घाटी इलाहाबाद में लोहदा नाले से अस्थ निर्मित मातृ देवी की मूर्ति का साक्ष्य पाया गया है। इस काल में ब्लेड ब्यूरिन औजारों की अधिकता रही, इसलिए उच्चपुरा पाषाण काल को परिष्कृत औजारों का काल कहा जाता है। इस काल का मानव पत्थर के औजारों के साथ साथ हड्डियों के भी औजार बनाना प्रारंभ कर दिया था। मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज। प्रमुख विशेषता लघु औजार 1 से 8 सेंटीमीटर लंबाई के, जिन्हें माइक्रोलिथिक कहा जाता है। मध्य पाषाणकालीन स्थलों की खोज 1857 ईस्वी में CL कार्लाइल ने प्रारंभ किया। इस काल में छोटे छोटे औजारों का प्रयोग किया जाने लगा, जिन्हें माइक्रोलिथिक नामक औजार कहा गया। इन औजारों की लंबाई 1 से 8 सेंटीमीटर तक होती थी। तीर और धनुष जैसे औजारों का विकास हुआ। भोजन पकाने की कला का ज्ञान हुआ। मध्य पाषाण काल को संक्रमण का काल कहा जाता है। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल आधुनिक क्षेत्र और साक्ष्य। आदमगढ़ आधुनिक क्षेत्र मध्य प्रदेश। साक्ष्य पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य। बागौर राजस्थान पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य। सांभर झील राजस्थान वृक्षारोपण के प्रारंभिक साक्ष्य। वीरभानपुर पश्चिम बंगाल लकड़ी के उपकरण का साक्ष्य। लंघनाजपुर गुजरात 14 नर मानव कंकाल। लंघनाजपुर गुजरात 14 नर मानव कंकाल। महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। महदहा में सराय नाहरराय और दमदमा। हड्डियों के आभूषण, युगल शवाधान, एकल शवाधान, राख का ढेर और चूल्हे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सराय नाहरराय प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य, सामूहिक शवाधान, राख का ढेर एवं चूल्हे का साक्ष्य पाया गया है। दमदमा प्रतापगढ़ पट्टी तहसील उत्तर प्रदेश। एक साथ 3 लोगों को दफनाए जाने का साक्ष्य पाया गया और 41 मानव कंकाल के साक्ष्य पाए गए हैं। नवपाषाण काल नियोलिथिक एज। नियोलिथिक अथवा नवपाषाण शब्द का उल्लेख सर जॉन लुबाक द्वारा 1865 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया गया है। गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को रिजोल्यूशन युग या क्रांति का काल कहा है। गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को रिवॉल्यूशन युग या क्रांति का काल कहा है। इस काल में पशुपालन करना, कृषि कार्य करना, स्थायी निवास, ग्राम समुदाय का विकास, आग का प्रयोग करना, गेहूं, जौ और चावल जैसे भोज्य पदार्थों का प्रयोग करना और पहिए का आविष्कार प्रारंभ कर दिया गया था। नवपाषाणकालीन स्थल लहुरादेव, मेहरगढ़ और कोल्डिहवा। लहुरादेव, मेहरगढ़ और कोल्डिहवा। लहुरादेव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। 9000 से 8000 BC के मध्य चावल का साक्ष्य पाया गया। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान 7000 BC के आसपास यहाँ से गेहूं की 3 और जौ की 2 प्रजातियों का साक्ष्य पाया गया। कोल्डिहवा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।
6500 BC का चावल एवं धान की भूसी का साक्ष्य पाया गया। मेहरगढ़, मेहरगढ़ से स्थायी निवास, कच्ची ईंटें, गेहूं की 3 और जौ की 2 प्रजातियों का साक्ष्य और कपास की खेती का साक्ष्य पाया गया। मेहरगढ़ से नवपाषाण काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता के काल तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते रहे। नोट: विश्व में कपास का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, भारत में पाया गया है। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल बुर्जहोम और गुफ कराल। बुर्जहोम और गुफ कराल दोनों जम्मू कश्मीर में हैं। बुर्जहोम से गर्तावास, तांबे का बाण, शिकार करना, मछली पकड़ना, मालिक के साथ कुत्ते और बकरी को दफनाए जाने का साक्ष्य पाया गया है। गुफ कराल को मृदभांडों या मिट्टी के बर्तन का घर कहा जाता है। यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में मृदभांडों का साक्ष्य पाया गया है। गुफ कराल से भी कहीं कहीं पर गर्तावास का साक्ष्य पाया गया है। चौपानी मांडा से विश्व का सबसे प्राचीनतम मृदभांड का साक्ष्य पाया गया है। महगरा से पशुपालन, पशुबाड़ा अथवा गौशाला का साक्ष्य पाया गया है। दक्षिण भारत नागार्जुन कोंडा, पिकलीहल और संगन कल्लू। नागार्जुन कोंडा से घर्षित औजारों का साक्ष्य पाया गया है। पिकलीहल कर्नाटक से शंख का ढेर एवं निवास स्थान का साक्ष्य पाया गया है। संगन कल्लू कर्नाटक से राग के टीले का साक्ष्य पाया गया है। चिराद बिहार नामक स्थल से हड्डियों के बने हुए औजार का साक्ष्य पाया गया है। औजार हिरण के सींग के बने हुए थे। यहाँ से चावल और धान की भूसी का साक्ष्य पाया गया है। फसलों को उत्पादित करने के लिए खंती और कुदाल जैसे औजारों का प्रयोग करने लगा। यहाँ फसलों को उत्पादित करने के लिए मानव खंती और कुदाल जैसे औजारों का प्रयोग करने लगा। इसके अलावा हंसिया, मूसल, ओखली और सिलबट्टे का भी प्रयोग करने लगा। मानव द्वारा उत्पादित अथवा प्रयोग की जाने वाली पहली फसल जौ थी, किंतु मानव ने सबसे पहले खाद्यान्न के रूप में गेहूं का प्रयोग किया था। दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली पहली फसल रागी, जो कि एक दलहनी फसल थी। ताम्रपाषाण काल, चाल्कोलिथिक एज, 5000 BC। जब मानव पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे धातु के औजारों का प्रयोग करने लगा तो उस काल को ताम्रपाषाण काल कहा गया। ताम्रपाषाण काल को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु तांबा थी, जिसका प्राचीनतम साक्ष्य 5000 ईसा पूर्व के आसपास पाया गया है। ताम्रपाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषता काले एवं लाल मृदभांडों का प्रयोग करना है। ताम्रपाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषता काले एवं लाल मृदभांडों का प्रयोग करना, बड़े बड़े गांवों में निवास करना इत्यादि है। नवदा टोली ताम्रपाषाण काल का सबसे प्रमुख स्थल है। यह मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर नगर में मालवा संस्कृति के अंतर्गत स्थित है। इस स्थल की खोज HD संकालिया महोदय ने किया था। मालवा संस्कृति को प्रकाश में लाने का श्रेय BS वाकड़कर को दिया गया है। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत सबसे प्रसिद्ध स्थल इनाम गांव है। त्रियुगीन विभाजन, पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। आधार 1820 ईस्वी में डेनमार्क में कोपेनहेगन संग्रहालय में रखी वस्तुओं के साक्ष्यों के आधार पर। विभाजनकर्ता जर्गेसन थॉमसन ने विभाजन 1820 ईस्वी में किया था। किन किन युगों में? पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। सिंधु घाटी की सभ्यता। मूल नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी की सभ्यता नामकरण किया। यही नाम इस सभ्यता का मूल नाम है।
क्योंकि सर्वप्रथम सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास के स्थलों की जानकारी हुई और साक्ष्यों को प्राप्त किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम: हड़प्पा सभ्यता, जो उपयुक्त नाम है, नगरीय या शहरी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा टीलों की जानकारी दी, किंतु उत्खनन कार्य नहीं करवाया गया। 1856 ईस्वी में विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन ने रेलवे लाइन का विस्तार करते समय हड़प्पे के टीलों की जानकारी दी, लेकिन हड़प्पा पर कोई उत्खनन कार्य नहीं करवाया गया। सिंधु सभ्यता का विस्तार। उत्तर में मांडा, कश्मीर, चिनाब नदी के तट पर। दक्षिण में दायमाबाद, महाराष्ट्र, गोदावरी नदी की सहायक नदी के तट पर। पूर्व में त्रिभुजाकार आकार में, क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर वर्ग में आलमगीरपुर मेरठ, आलमगीरपुर मेरठ यमुना नदी की सहायक नदी के तट पर। और पश्चिम में सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, दश्त या दाश्क नदी के तट पर। सिंधु नदी का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कुल 1400 किलोमीटर का था और पूर्व से पश्चिम का विस्तार कुल 1600 किलोमीटर का था। सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण। सर जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750 ईस्वी, 3250 से 2750 BC। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार 3500 से 2700 BC। NCERT में 2500 से 1800 BC और C14 रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार 2350 से 1750 BC, जो कि सर्वमान्य है। नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना। मुख्य द्वार, नाली, भंडार गृह, पक्की या जली ईंटों के भवन निर्मित, ईंटों की माप 4:2:1 और पथ। ठीक है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख नगर व्यवस्थित रूप से बनाए गए थे। प्रत्येक नगरों में सड़कों का जाल बिछा था। इस व्यवस्था को ग्रिड पद्धति कहा जाता है। प्रत्येक सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। गलियां सीधी एवं चौड़ी थीं। प्रत्येक नगर के प्रत्येक भवनों के मुख्य दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियों में खुलते थे, लेकिन लोथल अपवाद है, क्योंकि लोथल नगर के प्रत्येक भवनों के मुख्य दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सभी नगर दुर्गीकृत नगर थे, किंतु चनुदड़ो बिना दुर्ग वाला नगर था। घरों के सामने नालियां बनी थी और प्रत्येक घरों से पानी के निकास की व्यवस्था नालियों में बनी थी। ये नालियां पत्थर से ढकी रहती थीं। पानी को सोखने के लिए बड़े बड़े सोखते बनाए गए थे। यहाँ प्रत्येक भवन पक्की या जली हुई ईंटों के बनाए गए थे। इन ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। इस प्रकार वर्तमान में हमारी नगरीय व्यवस्था कहीं न कहीं सैंधवकालीन नगरीय व्यवस्था से प्रभावित है। हड़प्पा काल के प्रमुख स्थल। पहला, हड़प्पा। यह स्थल पाकिस्तान देश में पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिला, अब शाहीवाल, में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। 1921 ईस्वी में महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा टीले का उत्खनन कार्य करवाया। यह भारत का खोजा गया प्राचीन शहर था। साक्ष्य। हड़प्पा से किस किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? शवाधान H, कब्रिस्तान R37, ताबूत शवाधान और चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा से पाया गया है। यहाँ से नगर योजना, अन्नागार,
कब्रिस्तान R37, शवाधान H, ताबूत शवाधान, मजदूरों का निवास, धोती पहने मातृ देवी की मूर्ति, कांसे का आईना, 16 भट्टियाँ, लाल बलुए पत्थर की मूर्तियाँ, गेहूँ और जौ के दाने, शंख 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 के शंख, बैल और पीतल की इक्का गाड़ी और चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है। मोहनजोदड़ो। यह स्थल पाकिस्तान में सिंध प्रांत में लरकाना जिला में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। इस स्थल को भूतों का टीला, प्रेतों का टीला या मृतकों का टीला एवं सिंधु का बाग या मलखिस्तान कहा जाता है। 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल का उत्खनन कार्य करवाया था। साक्ष्य मोहनजोदड़ो से साक्ष्य मिले हैं। पहला विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं जिसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। और विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं जिसकी लंबाई 45.71 मीटर और चौड़ाई 15.23 मीटर है। और स्वास्तिक के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो पक्की ईंटें, रसोई घर, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार जो कि इस नगर की सबसे बड़ी विशाल इमारत थी, कुआं, सूती कपड़े या धागे, कुम्हार के 6 भट्टे, पुजारी की मूर्ति, महाविद्यालय भवन, हाथी का कृपाल खंड, घोड़े के दांत, पशुपतिनाथ की आकृति वाली मुद्राएं, मलेरिया का साक्ष्य एवं स्वास्तिक चिन्ह इत्यादि का साक्ष्य पाया गया है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच 400 मील की दूरी है। यहाँ से कांस्य धातु की नृत्य करती हुई निर्वस्त्र बालिका की मूर्ति का साक्ष्य पाया गया है। सुतका गेंडोर उत्खनन कार्य सन 1927 ईस्वी, CL कार्लाइल द्वारा। यह सैंधवकालीन स्थल पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में दस्त अथवा दाश्क नदी के तट पर स्थित है। 1927 ईस्वी में CL कार्लाइल ने इस स्थल का उत्खनन करवाया। इस स्थल से मानव की अस्थियां, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी एवं मिट्टी की बनी हुई चूड़ियों का साक्ष्य पाया गया है। यह सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुतका गेंडोर। ठीक है, नोट, हिंदुकुश पर्वतमाला के समीप सैंधवकालीन स्थलों में शुरतुघई है जो अफगानिस्तान में स्थित है। हिंदुकुश पर्वतमाला के समीप सैंधवकालीन स्थलों में शुरतुघई है जो अफगानिस्तान में स्थित है। चन्हुदड़ो 1931 AD, NG मजुमदार खोजकर्ता। यह स्थल पाकिस्तान में सिंधु प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1931 ईस्वी में नवीन गोपाल मजुमदार के द्वारा की गई। यहाँ से मनके बनाने के कारखाने, सोने की मनके और मालाएं, वक्राकार ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्रांकन, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियाँ और लिपस्टिक का साक्ष्य पाया गया है। सैंधव सभ्यता के बाद चन्हुदड़ो में झूकर एवं झाकर नामक नई संस्कृति का विकास हुआ। चन्हुदड़ो को सैंधव सभ्यता की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। यह बिना दुर्ग वाला नगर है। रंगपुर 1953 से 1954 ईस्वी, खोज रंगनाथ राव। यह स्थल गुजरात राज्य में काठियावाड़ जिले में मादर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1953-54 ईस्वी में रंगनाथ राव द्वारा करवाया गया। यहाँ से चावल, धान की भूसी, कच्ची ईंटें, बड़ी पक्की ईंटों के दुर्ग और बाजरा के साक्ष्य पाए गए हैं। लोथल 1954 ईस्वी।
लोथल। यह स्थल गुजरात राज्य में अहमदाबाद जिले में साबरमती और भोगवा नदी के मध्य स्थित है। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1954 ईस्वी में S.R. राव एवं रंगनाथ राव के द्वारा करवाया गया। लोथल को लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यहाँ से विश्व का सबसे प्राचीनतम गोदीबाड़ा डाक यार्ड या बंदरगाह का साक्ष्य पाया गया है। ईरानी मुद्राओं का साक्ष्य, धान की भूसी, चावल, हाथी के दांत के बने स्केल अथवा पैमाना का साक्ष्य, युगल शवाधान, अग्निकुंड, मृदभांडों पर पंचतंत्र की कहानियाँ, चालाक लोमड़ी का अंकन, अनाज पीसने वाले पत्थर, मृदभांडों पर नाव के चित्र, सोने के मनके बनाने का कारखाना, पक्की ईंटों का तालाब इत्यादि का साक्ष्य पाया गया है। कालीबंगा अर्थात काले रंग की चूड़ियाँ। उत्खनन कार्य 1961 ईस्वी। खोजकर्ता बीबी लाल एवं B.K. थापर। कालीबंगा यह स्थल राजस्थान प्रांत में हनुमान नगर या गंगानगर में सरस्वती नदी या घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1961 ईस्वी में बीबी लाल एवं B.K. थापर के द्वारा कराया गया। यहाँ से जुते हुए खेत एक साथ दो फसलों का बोया जाना। कालीबंगा से जुते हुए खेत एक साथ दो फसलों का बोया जाना, चना एवं सरसों का बोया जाना, ऊँट, लकड़ी की नाली, भूकंप का साक्ष्य, अंडाकार शवाधान, अग्निकुंड, युगल शवाधान और सिलबट्टे का साक्ष्य पाया गया है। सुरकोटदा 1964 ईस्वी। खोजकर्ता J.P. जोशी। यह स्थल गुजरात राज्य में अहमदाबाद जिले में कच्छ के क्षेत्रों में स्थित है। 1961 ईस्वी में J.P. जोशी ने उत्खनन कार्य करवाया। यहाँ से दुर्ग का टीला एवं नगर टीला दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। यहाँ से दुर्ग का टीला और नगर टीला दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। यहाँ से घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य पाया गया है। धौलावीरा अर्थात सफ़ेद रंग का कुआं। 1967 ईस्वी। उत्खननकर्ता J.P. जोशी। धौलावीरा शब्द का अर्थ सफ़ेद रंग का कुआं है। यह स्थल गुजरात राज्य में भजाऊ जिले में स्थित है। इसकी खोज सन 1967 ईस्वी में J.P. जोशी के द्वारा की गई। यहाँ से मानव एवं पशुओं की आकृतियाँ, एक श्रृंगी पशु के अंकन वाली मुद्राएं, 16 से अधिक जलाशय का साक्ष्य पाया गया है। धौलावीरा तीन भागों दुर्ग टीला, मध्यम टीला और नगर टीला में विभाजित है। बनावली 1974 ईस्वी। उत्खननकर्ता R.S. बिष्ट। यह स्थल हरियाणा राज्य में हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1974 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा करवाया गया। यहाँ से मिट्टी के बने हुए खिलौने, मिट्टी के बने हुए हल, तांबे की कुल्हाड़ियाँ, तिल और जौ के दानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। राखीगढ़ी 1969 ईस्वी। उत्खननकर्ता सूरजभान। यह स्थल हरियाणा राज्य में हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। 1969 ईस्वी में सूरजभान के द्वारा खोजा गया। यहाँ से हड़प्पा कालीन संस्कृतियों का साक्ष्य पाया गया है। 2014 में हरियाणा सरकार ने घोषणा कर दी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सैंधव कालीन स्थलों में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। दूसरा स्थान धौलावीरा का है, जबकि इससे पूर्व सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा ही था। भारत, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में खोजे गए सभी स्थलों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मोहनजोदड़ो है। दैमाबाद महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से तांबे धातु के बने हुए इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी और सारथी युक्त रथ का साक्ष्य पाया गया है। यह सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? दैमाबाद, महाराष्ट्र। नोट: राना घुंडई
राणा घुंडई अफगानिस्तान से नहरों का साक्ष्य पाया गया है। दधेरी सैंधव सभ्यता का उत्तरवर्ती स्थल है जो पंजाब राज्य में लुधियाना जिले में स्थित है। यहाँ से चित्रित धूसर मृदभांड और भारत में आर्यों के आने की सूचना मिलती है। सनौली सनौली नामक स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में बागपत जिले में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा कालीन 125 मानव अवशेषों का साक्ष्य पाया गया है। कालीबंगा कालीबंगा से मृत पट्टिकाओं पर एक और दोहरे सींग वाले देवताओं का चित्रांकन और दूसरी ओर एक बकरी का चित्रांकन किया गया है। कालीबंगा में मृद पट्टिकाओं पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का चित्रण और दूसरी ओर एक बकरी का चित्रांकन किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन विश्व की सभ्यताएं। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन विश्व की सभ्यताएं। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और हांगहो की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला एवं फरात नदियों के तट पर। इस सभ्यता के दो स्थल हैं। इस सभ्यता के दो भाग हैं, सुमेरिया की सभ्यता और बेबीलोनिया की सभ्यता। और हांगहो की सभ्यता पीली नदी के तट पर। विश्व में सबसे प्राचीन लिपियों का आविष्कार अथवा लेखन कला का विकास सर्वप्रथम सुमेरिया की सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया। विश्व में सबसे प्राचीन लिपियों का आविष्कार अथवा लेखन कला का विकास सर्वप्रथम सुमेरिया की सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया। धार्मिक जीवन बहुदेववादी एवं यज्ञादि से संबंधित था। सैंधवकालीन धार्मिक जीवन बहुदेववादी एवं मंत्रोपासक था। वैसे हड़प्पा से मातृ देवी की पूजा, नाग पूजा एवं वृक्ष पूजा, पीपल के वृक्ष की पूजा का साक्ष्य पाया गया है। मोहनजोदड़ो से पशुपति पूजा, जल पूजा और नाग पूजा का साक्ष्य पाया गया है। लोथल से अग्निकुंड, कालीबंगा से अग्निकुंड का साक्ष्य पाया गया है। इसलिए कहा जाता है कि सैंधवकालीन कर्मकांड में विश्वास रखते थे। अर्थव्यवस्था। प्रमुख पेशा व्यापार एवं वाणिज्य। पशुपालन किसका किसका होता था? गाय, बैल, भैंस, भेड़, ऊंट, बकरी, सूअर, गैंडा और कुत्ता का। सैंधवकालीन वासियों का अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन व्यापार एवं वाणिज्य था। ईरान से भारत का व्यापार होता था क्योंकि लोथल से गोलाकार ईरानी मुद्राएं पाई गई हैं। मोहनजोदड़ो और आलमगीरपुर से बेलनाकार मुद्राएं पाई गई हैं। ये मुद्राएं मेसोपोटामिया की मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं से यह जानकारी होती है कि सैंधव काल में पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी देशों को भारत से सूती वस्त्र, मसाला, कीमती लकड़ियाँ, हाथी के दांत की बनी वस्तुएं इत्यादि का निर्यात किया जाता था। पशुपालन में गाय, बैल, भैंस, भेड़, ऊंट, बकरी, सूअर, गैंडा एवं कुत्ता का पालन किया जाता था। लेकिन गाय का कहीं से भी किसी प्रकार का या टेराकोटा की मूर्तियों पर भी गाय का साक्ष्य नहीं पाया गया है। जबकि घोड़े का साक्ष्य सुरकोटदा, मोहनजोदड़ो और राणा घुंडई से पाया गया है। लेकिन पुरातत्ववेत्ताओं और इतिहासकारों ने घोड़े को पशुपालन की श्रेणी में नहीं रखा है क्योंकि कहीं के सिक्कों पर, खिलौनों में या मृण मूर्तियों में घोड़े की आकृति बनी हुई नहीं पाई गई है, इसलिए घोड़े का पालन नहीं होता था। सामाजिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक परिवार। हड़प्पा कालीन समाज मातृसत्तात्मक समाज था क्योंकि हड़प्पा से बहुतायत मात्रा में मातृ देवी की मूर्तियों का साक्ष्य पाया गया है। इस काल में सती प्रथा, दास प्रथा, जादू टोटका, सूती वस्त्र, आभूषण और शतरंज के खेल का प्रचलन था। लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। समाज चार वर्गों में विभाजित था। समाज चार वर्गों में विभाजित था। योद्धा या पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक। समाज चार वर्गों में विभाजित था। योद्धा,
पुरोहित, व्यापारी और श्रमिक और कृषक। योद्धा, पुरोहित, व्यापारी और श्रमिक और कृषक। सैंधव सभ्यता के पतन का कारण। जिस प्रकार से सैंधव सभ्यता के काल निर्धारण में विद्वान एकमत नहीं है, उसी प्रकार से सैंधव सभ्यता के पतन में अलग अलग कारणों को बताया गया है। सर जॉन मार्शल एवं S.R. राव के अनुसार सैंधव सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ है। स्टुअर्ट पिगट, मार्टिमर व्हीलर एवं गार्डन चाइल्ड के अनुसार सैंधव सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण बाह्य आक्रमण अर्थात आर्यों का आक्रमण है। जॉन कैनेडी के अनुसार सैंधव सभ्यता के पतन का कारण मलेरिया है। और आर एल स्टाइन के अनुसार भूकंप के कारण सैंधव सभ्यता का पतन हुआ। उपरोक्त कारणों में सैंधव सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ और बाह्य आक्रमण को स्वीकार किया गया है। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता 1500 से 600 BC। वैदिक सभ्यता 1500 से 600 BC, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है क्योंकि इस सभ्यता की जानकारी वैदिक साहित्यों के द्वारा होती है। आर्यों की प्रारंभिक स्थितियों की जानकारी ऋग्वेद से होती है। ऋग्वेद में निम्नलिखित शब्दों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में निम्नलिखित शब्दों का उल्लेख मिलता है। शब्द अर्थ। धन्व मरुस्थल, शरणयावत अर्थात वुलर झील कश्मीर, मूजवंत पर्वत, हिमवंत हिमालय पर्वत, सीर हल, बहुल दहेज और निष्क या निसाका गले का स्वर्ण आभूषण। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्य कहाँ से आए थे, इस विषय पर विभिन्न विद्वानों ने अपना अपना विचार दिया है। डॉक्टर अवनीश चंद्र दास के अनुसार आर्य ब्रह्मर्षि देश के निवासी थे। ब्रह्मर्षि देश नाम पंडित गंगानाथ झा ने दिया है। दयानंद सरस्वती के अनुसार वे तिब्बत के निवासी थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। और प्रोफेसर मैक्स मूलर महोदय ने बताया कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। उन्होंने बोगज कोई अभिलेख का साक्ष्य दिया। यह अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, जो आर्यों के भारत में आने की सूचना देता है। यह सबसे प्राचीन अभिलेख है। इस पर इंद्र, वरुण, बोगज कोई का अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेख है। इस पर इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र नामक 4 देवताओं का उल्लेख प्राप्त होता है। डॉक्टर अवनीश चंद्र दास के अनुसार आर्य सप्त सैंधव के निवासी थे। भारत और पाकिस्तान में बहने वाली 7 नदियों को आर्य सप्त सैंधव के निवासी थे। भारत और पाकिस्तान में बहने वाली 7 नदियों के तटों को सप्त सैंधव क्षेत्र कहा जाता है। 7 नदियों के प्राचीन नाम। सप्त सैंधव क्षेत्र की 7 नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। सिंधु, सिंध, शतुद्री, सतलज, विपाशा, व्यास, परुष्णी, रावी, वितस्ता, झेलम, सुरसती, सरस्वती, अस्किनी, चेनाब। नोट: आर्य मध्य एशिया से आकर सप्त सैंधव क्षेत्र पंजाब में बसे थे। अफगानिस्तान में बहने वाली नदियाँ। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। कुभा, काबुल, गोमल, गोमती, सुवस्तु, स्वाति, कुर्रम, क्रुमु। ऋग्वेद में कुल 40 नदियों का उल्लेख मिलता है। उनमें सबसे प्रसिद्ध सिंधु नदी, सबसे पवित्र सरस्वती नदी और अंतिम नदी गोमल नदी है। वैदिक काल 1500 BC से 600 BC। वैदिक काल के 2 भाग हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 BC। स्रोत ऋग्वेद। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल या ऋक् संहिता का काल भी कहा जाता है। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल या ऋक् संहिता का काल भी कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC। स्रोत
स्रोत यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। पूर्व वैदिक काल में राज्य का स्वरूप राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत था। ज्येष्ठाधिकार का नियम था। प्रारंभ में उत्तराधिकार के लिए चुनाव का प्रावधान किया गया, किंतु बाद में इसे समाप्त कर दिया गया। पूर्व वैदिक काल की प्रशासनिक इकाइयाँ कुल या परिवार सबसे छोटी इकाई, उसके बाद ग्राम, फिर विश, फिर जन या कबीला जो कि सबसे बड़ी इकाई थी। प्रशासनिक इकाई सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार, सबसे बड़ी इकाई जन या कबीला। इकाइयों का क्रम था कुल या परिवार, ग्राम, विश और जन या कबीला। कुल का प्रमुख कुलप कहलाता था। ग्राम का प्रमुख ग्रामीणी कहलाता था। विश का प्रमुख विशपति कहलाता था और जन या कबीले का प्रमुख राजन या सरदार कहलाता था। राजन कबीले का प्रमुख युद्ध का नेता अथवा अपनी सेना का सेनापति कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में भरत जन या तृत्सु जन यमुना और सरस्वती ऋग्वैदिक काल में भरत जन या तृत्सु जन यमुना और सरस्वती नदियों के बीच रहता था। उस क्षेत्र को ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। भरत अथवा तृत्सुजन का प्रमुख राजा सुदास था। बलिकर राजा के आय का प्रमुख स्रोत बलिकर था। यह पूर्व वैदिक काल में प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर था। सभा, समिति और विदत ये तीन संस्थाएं राजा के कार्यों में सहयोग करती थी। विदत श्रेष्ठ जनों की संस्था थी जिनके परामर्श से राजा अपने कार्यों को करता था। सभा उच्च सदन थी और समिति सामान्य जनों की संस्था थी। सभा और समिति राजा के कार्यों में अंकुश भी लगाती थी। सामाजिक जीवन समाज पितृसत्तात्मक एवं संयुक्त था। पूर्व वैदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक एवं संयुक्त परिवार वाला समाज था। परिवार का मुखिया कुलप कहलाता था। 4 पीढ़ियों तक समाज एक में रहता था। समाज में जाति पाति अथवा छुआछूत का प्रचलन नहीं था। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। अपाला, घोषा, विश्वरा और लोपामुद्रा वेदों में मंत्रों की रचना करने में सहयोग प्रदान की थी। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। समाज में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। नियोग प्रथा अर्थात विधवा पुनर्विवाह प्रथा का प्रचलन समाज में रहा। दहेज प्रथा का भी समाज में प्रभाव रहा, जिसे बहुल कहा जाता था। खान पान में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे, किंतु गाय के दूध और उससे बने उत्पादों का अत्यधिक प्रयोग करते थे। वस्त्र आभूषण में सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और मृग चर्म का प्रयोग करते थे। आभूषणों में निष्क अथवा निशाका नामक स्वर्ण आभूषण का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए पासा का खेल, संगीत, नृत्य और सोमरस नामक पेय पदार्थ का प्रयोग करते थे। पूर्व वैदिक काल आर्थिक जीवन के दो भाग हैं, पशुपालन और कृषि। पशुपालन होता था गाय, बैल, घोड़ा, ऊंट, भेड़, बकरी, सुअर और कुत्ता का। कृषि से संबंधित प्राचीन पूर्व वैदिक काल में कृषि से संबंधित प्राचीन नाम और आधुनिक नाम: यव, जौ, गोधूल या गोधूम, गेहूँ, शाली, धान, शारीशाला, सरसों, श्यामला, सांवा, उड़द, उर्दी, तिल। पशुओं में सबसे अधिक महत्व इस काल में गायों का था। गाय को अघन्या, न मारने योग्य कहा गया है। इन कालों में गायों की अत्यधिक चोरी होती थी और एक मंत्र के उच्चारण में 10 गायें ब्राह्मणों को दी जाती थी। वस्तु व्यापार में भी गायों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि इस काल में मुद्राओं का प्रचलन नहीं था। निष्क नामक आभूषण से भी वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था।
कृषि कार्य करने में हलों का प्रयोग किया जाता था। ये हल लकड़ी के बनाए जाते थे क्योंकि इस काल के मानव को लोहे का ज्ञान नहीं था। पूर्व वैदिक कालीन आर्यों द्वारा प्रयोग की गई पहली फसल जौ थी। धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन। पूर्व वैदिक कालीन आर्यों का धार्मिक जीवन बहुदेववादी, प्रकृति पूजा एवं यज्ञ पर आधारित था। इस काल में प्रजा बलि और कर्मकांड पर विश्वास करती थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के नास्तीय सूक्त में 33 देवताओं की मंडली का उल्लेख किया गया है। 33 देवताओं में सबसे प्रमुख एवं प्रथम स्थान इंद्र का है। इंद्र को पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला, युद्धों का देवता या वर्षा का देवता कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार इंद्र का आह्वान किया गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार इंद्र का आह्वान किया गया है। दूसरा स्थान अग्नि का है और विष्णु को जगत का उद्धारक कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा कहा गया है। अर्थात देवी के समान नदियों में एक नदी कहा गया है। नोट: ऋग्वेद के समान ईरानी ग्रंथ अवेस्ता ईरान से संबंधित है। ऋग्वेद में गो शब्द का उल्लेख हुआ है और ऋत शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका तात्पर्य नैतिक नियम होता है। ऋग्वेद में गो शब्द का उल्लेख हुआ है और ऋत शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका तात्पर्य नैतिक नियम होता है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC। लोहे का साक्ष्य 1000 BC। भारत में लोहे का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व के आसपास का उत्तर प्रदेश राज्य में एटा जिले में अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से पाया गया है। इसके पश्चात आर्यों ने पूरब की ओर अपना विस्तार किया। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की सभ्यता का विस्तार। उत्तर में ब्रह्मर्षि देश, यमुना नदी, दक्षिण में मध्य देश, नर्मदा नदी, पूर्व में आर्यावर्त, सदानीरा या गंडक नदी और पश्चिम में सप्त सैंधव प्रदेश, कुभा नदी। राजनीतिक जीवन। इकाइयाँ कुल, जो कि सबसे छोटी इकाई थी, और जनपद, जो कि सबसे बड़ी इकाई थी। इकाइयों का क्रम: कुल, ग्राम, विश्व, जन और जनपद। जनपद का प्रमुख राजन कहलाता था। जैसे भरत जन प्लस कुरुजन बराबर कुरु और कृविजन प्लस तुवर्स जन बराबर पांचाल। बलिकर। उत्तर वैदिक काल में बलिकर एक अनिवार्य और निर्धारित कर बना दिया गया, जो राजा के आय का प्रमुख साधन था। इस काल में भी राज्य का स्वरूप राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत था। पंचजन का महत्व था, जो निम्न है। उत्तर वैदिक काल के पंचजन हैं यदुजन, तुर्वसजन, अनुजन, पुरुजन और द्रहयुजन। यदुजन, तुर्वसजन, अनुजन, पुरुजन और द्रहयुजन। अंग और मगध जनपद को आर्य संस्कृति का धूर कहा जाता है, क्योंकि ये लोग प्राकृत भाषा बोलते थे। उपनिषदों के काल में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहन जाबली, कैकेय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु विद्वान एवं दार्शनिक थे, जिन्होंने ब्राह्मणों को भी ज्ञान दिया था। सामाजिक जीवन पुरुष सत्तात्मक था। उत्तर वैदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार वाला समाज था। इस काल में भी परिवार का मुखिया कुलप कहा जाता था। समाज में कर्मों के आधार पर वर्ण विभाजन का कार्य प्रारंभ हो गया था। इस काल में बहुविवाह, विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन रहा, किंतु सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। अपने जीविकोपार्जन के लिए वेद और वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापकों को उपाध्याय कहा जाता था, और जो लोग निःशुल्क शिक्षा देते थे उन्हें आचार्य कहा जाता था।
वस्त्र आभूषण में सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और रेशमी वस्त्र का प्रयोग करते थे। आभूषणों में निष्क नामक आभूषण का प्रयोग करते थे। इस काल के लोगों को नमक और चीनी का ज्ञान हो गया था। मनोरंजन के लिए पासा का खेल, सोमरस का पान, संगीत, नृत्य इत्यादि के द्वारा मनोरंजन करते थे। आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे उद्योग धंधों का कार्य प्रारंभ हो गया था। उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे उद्योग धंधों का कार्य प्रारंभ हो गया था, जैसे स्वर्णकार, आभूषण बनाने वाले, मणियार, मणियों का कार्य करने वाले, तंदुआप, कपड़ा बुनने वाले, रज्जुकारी, रस्सी बुनने वाले, वासप सुल्ली, कपड़ा साफ करने वाले, निदलकारी, बेंतों को बनाने वाले, और किवास और किवास और किशास, कृषि कार्य और किशास, कृषि कार्य करने वाले। पशुपालन। पशुपालन पूर्व वैदिक काल के पशुओं के अलावा इस काल के लोग बाघ और हाथी जैसे दो नए जानवरों से परिचित हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में कृषि से संबंधित प्राचीन नाम और आधुनिक नाम: यव, जौ, गोधूल, गेहूँ, शाली, धान, ब्रीही, पतला चावल, तंदुल, मोटा चावल, सारीशाला, सरसों, ईक्ष, गन्ना और शण, सनई। उत्तर वैदिक काल में लोग लोहे के हल का प्रयोग करने लगे थे। इस काल में वस्तुओं के लेन देन में गाय और निष्क नामक आभूषण का प्रयोग करते थे, क्योंकि इस काल में भी मुद्राओं का प्रचलन नहीं था। धार्मिक जीवन बहुदेववादी अथवा यज्ञादि। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन बहुदेववादी एवं यज्ञादि था। इस काल के सबसे प्रमुख देवता प्रजापति थे। उन्हें हिरण्यगर्भ एवं विश्वकर्मा भी कहा जाता था। इस काल के सबसे प्रमुख देवता प्रजापति थे। उन्हें हिरण्यगर्भ एवं विश्वकर्मा भी कहा जाता था। शूद्रों के प्रमुख देवता पूषण थे। यज्ञ क्षत्रियों द्वारा निम्नलिखित यज्ञों को किया जाता था: राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और पुरुषमेध यज्ञ। राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर कराया जाने वाला यज्ञ राजसूय यज्ञ कहलाता था। राजा और प्रजा के बीच सामाजिक सद्भाव और लौकिक जीवन से पारलौकिक जीवन में जाने के लिए जो यज्ञ कराया जाता था उसे वाजपेय यज्ञ कहा जाता था। इस यज्ञ के अवसर पर रथ दौड़ एवं घुड़दौड़ की परंपरा थी। साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाने वाला यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कहलाता था। यह सबसे बड़ा यज्ञ था। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पुरुषमेध यज्ञ का उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण युग 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग कहलाता है। 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व का 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व का काल सूत्र काल कहा जाता है। इसी काल में रामायण महाभारत जैसे दो महाकाव्यों की रचना हुई और इस काल में छुआछूत का भेदभाव अर्थात जाति पाति की जटिलता प्रारंभ हो गई थी। 16 महाजनपदों का उदय। साधन और स्रोत। साधन या स्रोत। अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपदों का उदय। साधन या स्रोत। अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म ग्रंथ, भगवती सूत्र, जैन धर्म ग्रंथ। 6वीं सदी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इन जनपदों की सूची का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से प्राप्त होता है, किंतु अंगुत्तर निकाय में दिए गए सूचियों का ही अध्ययन किया जाता है, जो निम्न है: महाजनपद, राजधानी, आधुनिक क्षेत्र और प्रमुख राजा। A3 अवंती, अश्मक और अंग। अवंती महाजनपद। राजधानी: उत्तरी राजधानी उज्जैन, दक्षिणी राजधानी माहिष्मती। आधुनिक क्षेत्र मध्य प्रदेश। प्रमुख राजा चंडप्रद्योत। अश्मक महाजनपद। राजधानी पोटल या पोटली।
आधुनिक क्षेत्र आंध्र प्रदेश, प्रमुख राजा अरुण। अंग महाजनपद, राजधानी चंपा, आधुनिक क्षेत्र बिहार, प्रमुख राजा ब्रह्मदत्त। C1 चेदी, चेदी महाजनपद, राजधानी राजधानी सोत्थिवती या शक्तिमती, आधुनिक क्षेत्र बुंदेलखंड, प्रमुख राजा शिशुपाल। G1 गांधार, गांधार महाजनपद, राजधानी तक्षशिला, आधुनिक क्षेत्र रावलपिंडी और पेशावर, पाकिस्तान। K4 K4 काशी कोसल, K4 काशी कोसल कंबोज और कुरु। काशी महाजनपद, राजधानी बनारस, आधुनिक क्षेत्र वरुणा और असी नदियों के बीच का क्षेत्र बनारस, प्रमुख राजा अश्वसेन। कोसल राजधानी कोसल, राजधानी श्रावस्ती या साकेत, आधुनिक क्षेत्र अयोध्या फैजाबाद, प्रमुख राजा प्रसेनजीत। महाजनपद कंबोज, राजधानी राज्यपुर या हाटक, प्रमुख आधुनिक क्षेत्र कश्मीर और रावलपिंडी, प्रमुख राजा चंद्रवर्धन। कुरु महाजनपद, राजधानी इंद्रप्रस्थ, आधुनिक क्षेत्र मेरठ दिल्ली और थानेश्वर हरियाणा। M3 महाजनपद, मगध मत्स्य और मल्य। मगध महाजनपद, राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज, आधुनिक क्षेत्र गया पटना और शाहाबाद, प्रमुख राजा बिंबिसार। मत्स्य महाजनपद, राजधानी विराटनगर, आधुनिक क्षेत्र जयपुर भरतपुर व अलवर, प्रमुख राजा विराट। मल्य महाजनपद, राजधानी उत्तरी राजधानी कुशीनगर, दक्षिणी राजधानी पावा, आधुनिक क्षेत्र देवरिया उत्तर प्रदेश, प्रमुख राजा संघ राजा नहीं था, यहाँ संघ शासन था, ठीक है। P1 पांचाल महाजनपद, राजधानी उत्तरी राजधानी अहिच्छत्र, दक्षिणी राजधानी काम्पिल्य, आधुनिक क्षेत्र रुहेलखंड बरेली, प्रमुख राजा पांचाल। S1 सूरसेन महाजनपद, राजधानी मथुरा, आधुनिक क्षेत्र मथुरा उत्तर प्रदेश, प्रमुख राजा वासुदेव श्री कृष्ण। वज्जी महाजनपद, राजधानी विदेह या मिथिला, आधुनिक क्षेत्र वैशाली, मुजफ्फरपुर दरभंगा और यहाँ संघ का शासन था। और वत्स महाजनपद, राजधानी कौशाम्बी, आधुनिक क्षेत्र प्रयाग और प्रमुख राजा उदयन। 16 जनपदों में 14 महाजनपद राजतंत्रात्मक महाजनपद थे और 2 महाजनपद गणतंत्रात्मक महाजनपद थे। 14 राजतंत्रात्मक महाजनपद अवंती, अश्मक, अंग, चेदी, गांधार, काशी, कोसल, कंबोज, कुरु, मगध, मत्स्य, पांचाल, शूरसेन और वत्स। 2 गणतंत्रात्मक महाजनपद थे, वज्जी और मल्ल, जहाँ पे संघ शासन था। साम्राज्यवादी महाजनपद मगध महाजनपद, मगध महाजनपद जो कि एक शक्तिशाली महाजनपद था। अवंती, कोशल, मगध और वज्जी। अवंती साम्राज्यवादी महाजनपद अवंती, कोशल, मगध और वज्जी, जिनमें से मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष संस्थापक बिंबिसार, राजधानी राजगृह या गिरिव्रज। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश क्रम है बृहदत्त वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। बृहदत्त वंश का संस्थापक बृहदत्त था, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था।
हर्यक वंश के शासकों का क्रम 544 से 412 बीसी। हर्यक वंश के शासकों का क्रम 544 से 412 बीसी। बिंबिसार अजातशत्रु अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, जिसने अपने पिता की हत्या करके राज्य हासिल किया। ठीक है, तो हर एक वंश में हर एक शासक ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी को हासिल किया। ठीक है, तो हर एक वंश के शासकों का क्रम है जो कि पिता पुत्र हैं। और ठीक है, तो हर एक वंश के शासकों का क्रम है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। बिंबिसार 544 से 492 बीसी। बिंबिसार मगध साम्राज्य का प्रथम शासक एवं संस्थापक था। उसे पुराणों में शोणिक कहा गया है। बिंबिसार ने अंग महाजनपद के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित कर चंपा पर अधिकार कर लिया। उसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। कोसल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से विवाह करके काशी के कुछ गांवों को प्राप्त कर लिया, जिनसे प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की आय होती थी। मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। पुराणों के अनुसार बिंबिसार के पास 500 रानियां थीं। बिंबिसार ने क्षेमा के साथ महात्मा गौतम बुद्ध से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। उसने महात्मा गौतम बुद्ध को राजगृह का रेणुवन विहार दान में दे दिया। बिंबिसार के दरबार का प्रमुख चिकित्सक जीवक था। जीवक राजगृह की प्रसिद्ध गणिका शाल्वती का पुत्र था। शाल्वती ने लोक लज्जा के डर से जीवक को बचपन में राजमहल के पास फेंक आई थी। बिंबिसार का पुत्र राजकुमार अभय ने जीवक का पालन पोषण किया और उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय अध्ययन करने के लिए भेज दिया। बिंबिसार ने जीवक को अवंती के राजा चंडप्रद्योत के पांडुरोग का उपचार करने के लिए भेजा था। 492 ईस्वी में अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। इसके बाद क्रमशः अपने पिता की हत्या करके हर्यक वंशी शासक राजगद्दी प्राप्त करने लगे। इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश और अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। अजातशत्रु 492 से 460 बीसी। अजातशत्रु को पुराणों में कुणिक कहा गया है। अजातशत्रु के द्वारा जब बिंबिसार की हत्या कर दी गई, तब प्रसेनजीत ने बिंबिसार को दिए गए काशी के कुछ गांवों को अपने अधीन कर लिया। तब अजातशत्रु ने प्रसेनजीत पर आक्रमण कर दिया, किंतु पहले आक्रमण में वह पराजित हुआ। कुछ समय पश्चात वह पुनः प्रसेनजीत के विरुद्ध आक्रमण किया। इस युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिला कंटक और रथमूसल नामक नए औजारों का प्रयोग किया। प्रसेनजीत पराजित होने के बाद अपनी पुत्री प्रसेनजीत